सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम अपने सिलेबस के यूनिट 5 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क डेटा को कैसे रीड राइट करता है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के अंदर आने वाली मल्टीपल रिक्वेस्ट को स्मार्ट वे में मैनेज करता है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे, जैसे डिस्क शेड्यूलिंग एक्चुअली होता क्या है, सीक टाइम क्या होता है और उसे मिनिमाइज करना क्यों जरूरी होता है, रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, हार्ड डिस्क का कंप्लीट स्ट्रक्चर जानेंगे हम, जिसमें प्लेटर, ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर हेड, आर्म सब कुछ को डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जैसे कि FCFS, SSTF, स्कैन, लुक, सी स्कैन एंड सी लुक। और लास्ट में हम देखेंगे डिस्क के वो 3 फाइल सिस्टम फॉर्मेट जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो आज की क्लास से हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्क शेड्यूलिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग की। तो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है कि डिस्क शेड्यूलिंग इज अ मेथड यूज टू मैनेज हाउ डेटा इज रीड फ्रॉम और रिटर्न टू हार्ड डिस्क इन अ वे दैट मिनिमाइज सीक टाइम एंड मेक्स द प्रोसेस एफिशिएंट। तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी कंप्यूटर को हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना हो या राइट करना हो, तो एक ही टाइम में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ सकती है। हार्ड डिस्क के पास एक ही रीड राइट हेड होता है, वो एक साथ सब जगह नहीं जा सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले सर्व करना चाहिए, कौन सी को बाद में करना चाहिए, ताकि हेड कम मूव करें, जिससे सीक टाइम भी कम लगे और पूरा सिस्टम फास्ट हो जाए। इसी प्रोसेस को हम डिस्क शेड्यूलिंग कहते हैं। तो हमारी स्लाइड में राइट साइड में आपको एक हार्ड डिस्क का पिक्चर देख रहे हो। ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे तक गोल गोल प्लेट्स दिख रही होंगी। इन्हें हम प्लेटर्स बोलते हैं। ये प्लेट्स एक सेंटर वाले स्ट्रॉन्ग पोल पर फिक्स्ड होती हैं, जिसे हम स्पिंडल कहते हैं। और स्पिंडल पूरी प्लेट्स को फास्ट स्पीड से घुमाता है। पूरे हार्ड डिस्क का रोटेशन इसी स्पिंडल की वजह से होता है। अब प्लेटर के ऊपर आप लाइंस देख रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह। इन्हें कहते हैं ट्रैक्स। ट्रैक्स बेसिकली सर्कल जैसा होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है और हर ट्रैक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं सेक्टर्स। डेटा एक्चुअली सेक्टर में ही स्टोर होता है। अब आप देखो, सब प्लेटर्स पर सेम रेडियस पर जो ट्रैक्स बनते हैं, उनको एक ग्रुप की तरह शो किया गया है। इस ग्रुप को हम सिलेंडर बोलते हैं। मतलब टॉप प्लेटर का ट्रैक, मिडल प्लेटर का सेम पोजीशन वाला ट्रैक और बॉटम प्लेटर का सेम पोजीशन वाला ट्रैक, ये सब मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं। अब राइट साइड पर एक ब्लू कलर की लंबी रॉड दिखती है, ये है आर्म असेंबली। ये आर्म आगे पीछे मूव होती है। आर्म के बिल्कुल एंड पर आप एक छोटा बॉक्स जैसा देख रहे हो, ये ही होता है रीड राइट हेड। ये हेड ही एक्चुअली डेटा रीड या राइट करता है। जब हमें किसी ट्रैक पर जाना होता है, तो हेड को आर्म के थ्रू उस ट्रैक तक स्लाइड कर दिया जाता है, और जब प्लेटर घूमता है तो रिक्वायर्ड सेक्टर हेड के नीचे आ जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में इस डायग्राम में तीन चीज़ें काम कर रही है। पहला, प्लेटर घूम रहा है। दूसरा, आर्म लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। एंड तीसरा, हेड डेटा रीड राइट कर रहा है। इन तीनों के सही कॉम्बिनेशन से हम डिस्क के किसी भी सेक्टर तक पहुंचते हैं। इस डायग्राम का मेन आइडिया ये है कि डेटा को एक्सेस करने में दो मूवमेंट लगते हैं। एक आर्म मूवमेंट जो ट्रैक चेंज करने के लिए, और एक प्लेटर रोटेशन जो सेक्टर को हेड के नीचे लाने के लिए होता है। इसी वजह से डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, ताकि हेड का मूवमेंट कम से कम हो और एक्सेस टाइम फास्ट हो जाए। आइए अब हम पढ़ते हैं सीक टाइम। हमें ये तो बोल रहे हैं कि सीक टाइम मिनिमाइज करना है डिस्क शेड्यूलिंग में, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए वो समझते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं सीक टाइम। हम ये तो बोल रहे हैं कि सीक टाइम मिनिमाइज करना है डिस्क शेड्यूलिंग में, बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए हम वो समझते हैं। तो सीक टाइम का मतलब होता है हेड को जिस ट्रैक पर जाना है, मीन्स उसका डिजायर्ड ट्रैक, वहां पहुंचने में लगने वाला टाइम। अगर हेड को बहुत दूर जाना पड़े तो सीक टाइम ज़्यादा होता है, अगर पास जाना हो तो सीक टाइम कम होगा। इसी सीकिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाए गए हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट रोटेशनल लेटेंसी का। जब हेड सही ट्रैक पर आ जाता है, तब भी डेटा इंस्टेंटली रीड नहीं होता। हमें वेट करना पड़ता है जब तक प्लेटर घूमकर रिक्वायर्ड सेक्टर हेड के बिल्कुल नीचे नहीं आ जाता। ये वेट टाइम रोटेशनल लेटेंसी कहलाता है। और उसके बाद आता है ट्रांसफ़र टाइम। जब हेड सही ट्रैक पर आ चुका होता है और सही सेक्टर भी हेड के नीचे आ गया होता है, तब एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा रीड या राइट होने में जो टाइम लगता है, उसको ट्रांसफ़र टाइम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी डिस्क एक्सेस का टाइम इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है: सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और ट्रांसफ़र टाइम।
डिस्क शेड्यूलिंग का मेन गोल होता है सीक टाइम को मिनिमाइज करना, क्योंकि आर्म मूवमेंट सबसे स्लो स्टेप होता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि हार्ड डिस्क की इंटरनल मूवमेंट कैसी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है ताकि सिस्टम फास्ट और स्मूथ चले। आगे हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जिससे ये और क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी रिक्वेस्ट को पहले एग्जीक्यूट करता है और क्यों करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने डिस्क शेड्यूलिंग के सभी एल्गोरिथम्स के नेम्स दिख रहे हैं। ये सारी एल्गोरिथम एक ही पर्पस के लिए यूज़ होती है, डिस्क के रीड राइट रिक्वेस्ट को स्मार्ट ऑर्डर में अरेंज करना, ताकि सीक टाइम कम हो और परफॉर्मेंस बेटर मिले। इनमें आप देख सकते हो कि FCFS, SSTF, स्कैन, लुक, सी स्कैन एंड सी लुक, इन एल्गोरिथम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एल्गोरिथम, दैट इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो आइए स्टार्ट करते हैं FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो FCFS सर्व्स डिस्क रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव, यानी जो रिक्वेस्ट सबसे पहले आती है उसको सबसे पहले सर्विस मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रिक्वेस्ट को जंप करके आगे नहीं लेता, कोई प्रायोरिटी नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आई है उसी ऑर्डर में रीड राइट हेड उन ट्रैक्स पर जाता है। FCFS का एडवांटेज ये है कि ये सिंपल और फेयर होता है, जो पहले आया वो पहले सर्व। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि हेड को बहुत जिगजैग मूवमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि रिक्वेस्ट किसी भी सीक्वेंस में आ सकती है और अगर हेड बहुत दूर दूर जंप करता है तो टोटल सीक टाइम बढ़ जाता है। ये एल्गोरिथम सिंपल तो है, बट परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट नहीं होती। अब स्लाइड में क्वेश्चन दिया गया है, उसे डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, अ डिस्क कंटेन्स 150 ट्रैक्स 0 to 149। रिक्वेस्ट क्यू में ट्रैक नंबर हैं 78, 136, 35, 127, 26, 18 एंड 140, और रीड राइट हेड की करंट पोजीशन है 40। सो हमें कैलकुलेट करना है और टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स की मूवमेंट बाय द हेड हमें बतानी है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि FCFS में होता क्या है। हेड सबसे पहले जहाँ है वो है 40, उसके बाद वो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में मूव करेगा जिसमें क्यू में ट्रैक्स दिए गए हैं। जैसे हमारे क्यू में ट्रैक्स दिए गए थे 78, 136, 35, 127, 26, 18 एंड 140, इसी ऑर्डर में वो मूव करेगा। अब हम डायग्राम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो हमारा ये पेज वाला बना हुआ है। अब इसमें वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो जो डिफरेंट ट्रैक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे 35, 78, 127, 136, और नीचे की साइड जो जा रहे हैं वो 18 और 26। तो हेड के स्टार्टिंग पॉइंट 40 से आज जाकर एग्जैक्टली वो उन ट्रैक्स तक जा रहा है जैसा FCFS में होना चाहिए। एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो जिगजैग मूवमेंट दिखाई गई है वो एक्चुअल हेड मूवमेंट दिखाता है, यानी हेड पहले 40 से 78 गया, फिर 78 से 136 गया, फिर 136 से 35 तक वापस नीचे आया, फिर 35 से 127 तक ऊपर गया, फिर 127 से फिर नीचे तो 26 पे आया, फिर 26 से 18 और लास्ट में 18 से 140 तक ऊपर गया। यही FCFS का टाइपिकल बिहेवियर होता है, जो जिगजैग मूवमेंट क्योंकि हेड ऑर्डर को फॉलो करता है। अब हम टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, FCFS का आंसर इसी पर बेस्ड होता है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 40 से 78 तक का जो मूवमेंट था, जैसे कि इसमें करेंगे हम 78 माइनस 40, जो हमारा आएगा 38। ऐसे ही हम सब में करेंगे, जो 78 से 136 था तो डिफरेंस हम सबका कैलकुलेट करेंगे। 78 से 136 का डिफरेंस 58, 136 से 35 का 101, ऐसे सबका कैलकुलेट करके इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे ऐड करने के बाद हमारे टोटल ट्रैक्स की मूवमेंट आएगी, वो आएगी हमारी 520। यानी FCFS एल्गोरिथम में हेड को पूरी रिक्वेस्ट क्यू कंप्लीट करने के लिए 520 ट्रैक्स मूव करने पड़ेंगे। इस एग्जांपल से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि FCFS सिंपल तो है, लेकिन हेड को बहुत अननेसेसरी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। इसी वजह से आगे हम बेटर एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो सीक टाइम को और रिड्यूस करती है। ये जो मैंने आपको FCFS में क्वेश्चन करके दिखाया, हमें इसी क्वेश्चन को हर एल्गोरिथम के हिसाब से देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एल्गोरिथम में सीक टाइम कम लग रहा है एंड कौन सी बेस्ट है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं SSTF को। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्क शेड्यूलिंग की नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते हैं, जिसका नाम है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है SSTF सिलेक्ट द डिस्क रिक्वेस्ट क्लोजेस्ट टू द करंट हेड पोजीशन। इसका मतलब यह है कि हेड जहां पर अभी है, SSTF उसके आसपास जो रिक्वेस्ट सबसे पास होगी उसको पहले सर्व करेगा। यानी FCFS की तरह ऑर्डर फॉलो नहीं होता,
बल्कि हेड के बिल्कुल नज़दीक वाली रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी मिलती है। इस एल्गोरिथम का मेन आइडिया सिंपल है, जितना पास ट्रैक होगा उतनी कम मूवमेंट होगी और सीक टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। इसी वजह से एसएसटीएफ एफसीएफएस से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो रिक्वेस्ट दूर होती है उनको वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। पर बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हेड हमेशा अपने नियरेस्ट ट्रैक पर पहले जाता है। अब इस स्लाइड में जो एग्जांपल दिया है उसको क्लियर समझते हैं। यहाँ हेड की करंट पोजीशन है 40, हमने वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर हेड की पोजीशन है 40 और बाकी ट्रैक्स क्यू में दिए गए हैं 18, 26, 35, 78, 127, 136 एंड 140। सो एसएसटीएफ क्या करेगा, हेड अभी 40 पर है तो वो चेक करेगा कि सबसे नज़दीक वाला ट्रैक कौन सा है। तो 40 के पास सबसे नियरेस्ट ट्रैक है 35, जिसमें दोनों के बीच का डिफरेंस ओनली 5 है। उसके बाद 35 के नज़दीक है सबसे 26, फिर 18 और लास्ट में दूर वाले ट्रैक्स हैं जो हैं आपके 78, 127, 136 और 140। बट इस क्वेश्चन में डायग्राम सिंपल फॉर्म में बनाया गया है, जिसमें शॉर्टेस्ट सीक टाइम को दो पार्ट्स में कंसीडर किया गया है। पहला हेड 40 से सबसे नियरेस्ट 18 तक जाता है और फिर 18 से सीधा लास्ट सबसे दूर ट्रैक पर मूव करता है। अब डायग्राम को सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। आप लाइन के ऊपर ट्रैक नंबर देख रहे हो, 18, 26 से फिर 140 तक है पूरा। स्टार्टिंग पोजीशन 40 से हेड नीचे की तरफ मूव करता है सबसे पास रिक्वेस्ट तक। डायग्राम में लाइन 40 से नीचे 35 पर आई, फिर 26, फिर 18 तक जाती हुई दिखाई दी गई है। ये शो कर रहा है कि एसएसटीएफ पहले पास वाले ट्रैक्स पर सर्व करता है, फिर 18 के बाद हेड सीधा दूर वाले ट्रैक की तरफ जाता है जहां 140, 136, 127 एंड 78 का रीजन है। डायग्राम में ये स्लेंटेड लॉन्ग लाइन से शो किया गया है, मतलब अब हेड लॉन्ग मूवमेंट कर रहा है। अब कैलकुलेशन में सिंपल दो पार्ट्स लिए गए हैं, 40 से 18 तक का मूवमेंट जिसके बीच का डिफरेंस 22 है, फिर 18 से 140 तक का मूवमेंट जिसका डिफरेंस 122 है। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल मूवमेंट हमें मिलती है, वो है आपकी 144 ट्रैक्स। यानी एसएसटीएफ एल्गोरिथम में इस रिक्वेस्ट को सीक्वेंस को सर्व करने के लिए रीड राइट हेड को 144 ट्रैक्स की मूवमेंट करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो कि एफसीएफएस में हमारी मूवमेंट 520 ट्रैक्स की थी और एसएसटीएफ में सिर्फ 144 ट्रैक्स लगे। इसका मतलब एसएसटीएफ सीक टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस करता है, इसलिए एसएसटीएफ को एफसीएफएस से ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अगली एल्गोरिथम, दैट इज स्कैन एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्कैन एल्गोरिथम को। सो हमारी स्लाइड में लिखा है स्कैन एल्गोरिथम्स मूव द डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट until it reaches the end, then reverses direction। इसका सिंपल मतलब यह है कि स्कैन एल्गोरिथम्स एलिवेटर की तरह काम करती है। हार्ड डिस्क का हेड एक डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे अगर हेड राइट साइड जा रहा है तो वो राइट साइड के सारे ट्रैक्स को सर्व करता हुआ एंड ऑफ द डिस्क तक पहुंचता है। एंड तक पहुंचने के बाद हेड अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है और फिर अपोजिट साइड के ट्रैक्स को सर्व करता है। इस एल्गोरिथम को इसी वजह से एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल लिफ्ट की मूवमेंट जैसा बिहेवियर फॉलो करता है। एक तरफ लास्ट फ्लोर तक जाओ, फिर नीचे आते वक्त बाकी फ्लोर्स को कवर करो। अब इस स्लाइड में जो एग्जांपल दिया है उसे हम डिटेल में समझते हैं। ये वही एग्जांपल है जो अभी तक हमने एफसीएफएस एसएसटीएफ में करा था। यहाँ हेड की इसमें करंट पोजीशन 40 है, क्यू में बाकी रिक्वेस्ट है 18, 26, 35, 78, 127, 136 एंड 140। अब स्कैन क्या करेगा, हेड जहाँ पर है वो है 40, वहाँ से एक डायरेक्शन चूज करेगा। तो जो नीचे हमारा पेज में इसका सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें हेड जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है, यानी हाई नंबर ट्रैक की तरफ वो जा रहा है। तो हेड पहले 78, फिर 127, फिर 136, फिर 140 और लास्ट में 149 तक जाता है, क्योंकि स्कैन एल्गोरिथम एंड तक जाने की कंडीशन फॉलो करती है, चाहे लास्ट रिक्वेस्ट 149 पर हो या ना हो, एंड पर पहुंचकर ही हेड डायरेक्शन चेंज करता है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन 40 से स्टार्ट होती है, राइट साइड जाती हुई 78, 127, 136, 140 से क्रॉस करती है और फाइनली 149 तक पहुंचती है। ये फर्स्ट मूवमेंट है। फिर डायग्राम में हेड 149 से डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट साइड मूव करता हुआ 18 तक आता है, बीच में 35, 26, 18 के पॉइंट्स को भी क्रॉस करता हुआ आता है।
तो स्कैन का टोटल मूवमेंट कैलकुलेशन हमारी स्लाइड में दिया हुआ है कि हमारी जो हेड की जो पोजीशन थी वो 40 से स्टार्ट हुई थी और वो 149 तक गई थी। तो इसके बीच का डिफरेंस प्लस 149 से जब वो वापस उसने जब डायरेक्शन चेंज करी तो वो गई थी 18 तक। उसके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कर देंगे प्लस। तो दोनों को ऐड करने पर टोटल मूवमेंट मिलती है हमें 109 + 131 दैट इज 240 ट्रैक्स। यानी स्कैन एल्गोरिथम में रीड राइट हेड को इस रिक्वेस्ट सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए 240 ट्रैक्स मूव करने पड़ेंगे। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि एफसीएफएस में मूवमेंट 520 थी, एसएसटीएफ में 144 थी और स्कैन में 240 थी। स्कैन का बिहेवियर स्टेबल होता है, स्टारवेशन इसमें कम होती है और डायरेक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग की वजह से प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस हमें मिलती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लुक एल्गोरिथम। सो हमारी स्लाइड में लिखा है लुक एल्गोरिथम मूव्स द डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट until it reaches the furthest request, then reverses direction without going to the end of the disk। इसका मतलब ये है कि लुक एल्गोरिथम स्कैन जैसी ही होती है, बस एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ होता है इसमें। स्कैन एल्गोरिथम डिस्क के एंड तक जाती है चाहे वहाँ रिक्वेस्ट हो या ना हो, लेकिन लुक एल्गोरिथम स्मार्टली सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाती है, एंड तक नहीं जाती। यानी हेड सिर्फ वहाँ तक मूव करता है जहाँ तक एक्चुअल में कोई रिक्वेस्ट मौजूद हो। इसको ऐसे याद रखो कि स्कैन एंड को स्कैन करता है और लुक बस आखिरी रिक्वेस्ट को देखकर वापस मुड़ जाता है, इसलिए इसको लुक एल्गोरिथम कहा जाता है। अब इस स्लाइड में जो एग्जांपल दिया गया है उसे डिटेल में समझते हैं। हेड की करंट पोजीशन वापस 40 पर ही है। रिक्वेस्ट हमारे वही 18, 26, 35, 78, 127, 136 और 140 है। अब स्कैन एल्गोरिथम क्या करती थी, वो सीधा 149 तक जाती थी, एकदम एंड तक। पर लुक एल्गोरिथम क्या करेगी, हेड राइट साइड जाएगा बट सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएगा, जो यहाँ 140 है। यानी 149 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली हमें 140 तक जाना है। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि हेड 40 से राइट मूव करता हुआ 78, 127, 136 से क्रॉस करता हुआ फाइनली 140 तक पहुंचकर रुक जाता है। ये स्कैन से छोटा ट्रैवल है। फिर लुक डायरेक्शन रिवर्स करता है और वापस लेफ्ट में मूव करके 35, 26 और 18 तक जाता है। अब कैलकुलेशन को हम समझते हैं कि जो हमारा पहले वो स्टार्टिंग हुई थी 40 से और गया था वो 140 से, तो इसके बीच का डिफरेंस आया 100 और उसके बाद 140 से लेकर हो गया 18, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया 122। तो 100 + 122, तो दोनों को ऐड करने से जो टोटल मूवमेंट हमें मिलता है वो है हमारा 212 ट्रैक्स। यानी लुक एल्गोरिथम में इस सीक्वेंस को सर्व करने के लिए हेड को टोटल 212, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल मूवमेंट हमें मिलता है वो है हमारा 212 ट्रैक्स। यानी लुक एल्गोरिथम में इस सीक्वेंस को सर्व करने के लिए हेड को टोटल 212 ट्रैक्स मूव करने पड़ेंगे। अब एक बार कंपेयर करते हैं स्कैन और लुक को। स्कैन में हमें 240 मूवमेंट करने पड़े थे और लुक में हमें 212 मूवमेंट करने पड़े, क्योंकि लुक एंड तक नहीं जाता बल्कि सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाता है, इसलिए लुक थोड़ा एफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में लुक का कॉन्सेप्ट यही है कि स्कैन की तरह डायरेक्शन फॉलो करता है, बट ट्रैवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिस्क के बाउंड्री तक नहीं जाता, बस जहाँ तक एक्चुअल रिक्वेस्ट होती है वहाँ तक जाता है और फिर वहाँ से वापस टर्न ले लेता है। तो यही था लुक का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे सी स्कैन एल्गोरिथम पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सी स्कैन, जिसे हम सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। सो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ सी स्कैन मूव द डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन सर्विसिंग रिक्वेस्ट एंड जंप्स बैक टू द बिगिनिंग विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिटर्न। इसका सिंपल मतलब ये है कि सी स्कैन स्कैन जैसे ही होता है, पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ आता है। स्कैन में हेड एंड तक वापस आते वक्त भी रिक्वेस्ट सर्व करता है, लेकिन सी स्कैन में हेड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सर्व करता हुआ एंड तक जाता है। एंड तक पहुंचने के बाद हेड सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पर जंप करता है बिना किसी रिक्वेस्ट को सर्व करे, यानी रिटर्न जर्नी में कोई रिक्वेस्ट नहीं ली जाती। इससे एल्गोरिथम एक सर्कुलर मूवमेंट फॉलो करता है, इसलिए इसका नाम सर्कुलर स्कैन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि सब रिक्वेस्ट को इक्वल वेटिंग टाइम मिले और हेड की मूवमेंट प्रिडिक्टेबल हो और फेयर हो। अब हम डायग्राम से एग्जांपल क्लियर समझते हैं। सो ऑब्वियसली हमारी हेड की करंट पोजीशन 40 है एंड रिक्वेस्ट हमारी वही है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में रही है, 18, 26 से 140 तक, और डिस्क के ट्रैक्स 0 से 149 तक हैं। तो सी स्कैन में हेड सिर्फ राइट डायरेक्शन में चलता है, तो 40 से हेड राइट साइड मूव करता हुआ 78, फिर 127, 136, 140 से होता हुआ 149 तक पहुंचता है, क्योंकि सी स्कैन में एंड तक जाना कंपलसरी होता है।
डायग्राम में आप देख रहे हो कि 40 से एक स्ट्रेट लाइन राइट साइड जाती है और 149 पर एंड तक पहुंचकर रुकती है। यहाँ तक सब रिक्वेस्ट सर्व हो जाती हैं जो राइट में है। अब सी स्कैन क्या करेगा? सी स्कैन एंड पर पहुंचने के बाद हेड सीधा जंप करेगा बैक टू दी जीरो, बिना बीच में किसी ट्रैक पर रुके। डायग्राम में आपको एक स्लैंटेड लाइन दिख रही होगी 149 से जीरो तक की। ये एक ही जंप में शो कर रही है। इस जंप में कोई भी रिक्वेस्ट सर्व नहीं होती। फिर हेड लेफ्ट साइड की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा जो 18, 26 और 35 पर है। डायग्राम में हेड 0 से 35, 26, 18 तक आता हुआ दिखाया गया है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। सो 40 से लेकर 149 तक का हमारा फर्स्ट मूवमेंट हुआ, 149 से 0 तक का जंप हुआ था, ये सेकेंड मूवमेंट हुआ, और 0 से 35 तक का थर्ड मूवमेंट हुआ। तो हम इन तीनों के बीच के डिफरेंस को प्लस कर देंगे और तो हमारा आ जाएगा ट्रैक्स टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितनी हुई है। सो 109 प्लस 149 प्लस 35, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स ट्रैक्स 293 हुए हैं। यानी कि सी स्कैन में टोटल हेड मूवमेंट जो हुई है वो 293 ट्रैक्स आती है। तो सी स्कैन की स्पेशलिटी यह है कि रिटर्न ट्रिप में कोई रिक्वेस्ट सर्व नहीं होती। इससे वेटिंग टाइम प्रिडिक्टेबल हो जाता है और सिस्टम फेयर बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सी लुक एल्गोरिथम, जिसे सर्कुलर लुक भी कहा जाता है। तो हमारी स्लाइड में लिखा है कि सी लुक मूव द डिस्क हेड इन वन डायरेक्शन, सर्विसिंग रिक्वेस्ट until the last one is reached, then jumps back to the first request in that direction without servicing any request during the return। तो सी लुक एल्गोरिथम का सर्कुलर वर्जन होता है। लुक की तरह ये डिस्क के एंड तक नहीं जाता, बल्कि हेड सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक ही मूव करता है, और सी स्कैन की तरह लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचने के बाद हेड डायरेक्टली वापस फर्स्ट रिक्वेस्ट पर जंप करता है, बीच की कोई रिक्वेस्ट सर्व नहीं करता। यानी सी लुक में मूवमेंट सर्कुलर होता है, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट के बीच डिस्क के फिजिकल एंड तक नहीं जाता। तो अब एग्जाम्पल को डायग्राम के साथ एक समझते हैं। सो हमारी हेड की स्टार्टिंग पोजीशन वो होती है हमारी 40, और रिक्वेस्ट जो क्यू में है वो है हमारे 18 से लेकर 140 तक, जो हमने अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। लुक एल्गोरिथम में हेड राइट डायरेक्शन में मूव करता है और एंड तक नहीं जाता, लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाता है। सी लुक भी वही करता है, बस डिफरेंस ये है कि लास्ट रिक्वेस्ट तक पहुंचकर हेड सीधा जंप करके फर्स्ट रिक्वेस्ट पर आता है। तो यहाँ हेड 40 से राइट मूव करेगा और 78, 127, 136 और 140 तक की सारी रिक्वेस्ट सर्व करेगा। डायग्राम में आप देख सकते हो कि 40 से एक लॉन्ग स्लेंटेड लाइन जाती हुई 140 पर रुकती है, क्योंकि 140 हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है। 149 पर एंड पर जाने की जरूरत नहीं होती सी लुक में। अब यहाँ से सी लुक अपना सर्कुलर बिहेवियर दिखाता है। 140 से हेड डायरेक्ट जंप करेगा लेफ्ट मोस्ट रिक्वेस्ट 18 पर, बिना बीच के किसी ट्रैक पर रुके। डायग्राम में ये एक स्लेंटेड लाइन से शो किया गया है जो 140 से सीधा 18 तक जाती है। फिर हेड 18 से ऊपर की डायरेक्शन में 26, 35 तक आता है। डायग्राम में लास्ट सेक्शन में ये शॉर्ट मूवमेंट क्लियरली दिखाया गया है। अब टोटल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट मूवमेंट हमारी हुई थी वो थी 40 से 140 तक की। सेकंड मूवमेंट हुई थी हमारी 140 से 18 तक की, एंड थर्ड मूवमेंट जो हमारी हुई थी वो थी 18 से 35 की। तो इन तीनों के डिफरेंस को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल ट्रैक्स आएंगी 239 ट्रैक्स। यानी सी लुक एल्गोरिथम में टोटल हेड मूवमेंट 239 ट्रैक्स होती है। आप देख सकते हो कि लुक में मूवमेंट 212 था और सी लुक में 239 है। तो रीजन ये है कि सी लुक सर्कुलर जंप करता है लास्ट रिक्वेस्ट से फर्स्ट रिक्वेस्ट तक, लेकिन एंड तक नहीं जाता, क्योंकि लुक की तरह डिस्क के एक्चुअल एंड पर जाने की जरूरत इसमें नहीं होती है। इस तरह सी लुक एक बैलेंस्ड एल्गोरिथम है जो सर्कुलर फेयरनेस भी रखता है और कंटिन्यूस हेड ट्रैवल को अवॉइड भी करता है। तो हमने अभी तक डिस्क शेड्यूलिंग और उसकी सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम सारी डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिस्क फाइल सिस्टम एंड उसके फॉर्मेट्स। तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं डिस्क फाइल सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि डिस्क फाइल सिस्टम होता क्या है। जब भी हम किसी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या एसएसडी में डेटा स्टोर करते हैं, जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, तो वो रॉ बिट्स फॉर्म में ही पड़े नहीं रहते। उन बिट्स को कैसे अरेंज किया जाएगा, फोल्डर कैसे बनेंगे, फाइल का नाम, साइज, परमिशन, सब कैसे स्टोर होगा, फ्री स्पेस कैसे ट्रैक होगा, ये सब रूल्स मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं।
उसे हम डिस्क फाइल सिस्टम बोलते हैं। मतलब फाइल सिस्टम डिसाइड करता है कि स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा और बाद में कैसे एक्सेस होगा। तो अब हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है कुछ कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ डिस्क फाइल सिस्टम। तो ये मेनली 3 होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा FAT32, सेकंड होता है हमारा NTFS और हमारा थर्ड होता है EXT2 3। सो इन तीनों का काम सेम है, डेटा स्टोर करना, लेकिन इनके फीचर्स अलग-अलग होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले शॉर्ट आइडिया ले लो FAT32 का। सो FAT32 एक पुराना लेकिन बहुत ही कॉमन फाइल सिस्टम है। ये ऑलमोस्ट हर जगह चल जाता है। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, टीवी, कैमरा, कार म्यूजिक सिस्टम सब FAT32 पेन ड्राइव को रीड कर लेते हैं। इसका मेन प्लस पॉइंट है हाई कॉम्पैटिबिलिटी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। एक सिंगल फाइल रफली 4 GB से बड़ी नहीं हो सकती और लार्ज डिस्क पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता। सिक्योरिटी फीचर्स भी बेसिक होते हैं। एडवांस परमिशंस या इंक्रिप्शन ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं मिलते इसमें। सेकंड है हमारा NTFS, जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है फॉर हार्ड डिस्क। ये FAT32 से काफ़ी एडवांस्ड है। NTFS में फाइल परमिशंस, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, जर्नलिंग जैसे फीचर्स होते हैं। जर्नलिंग का मतलब है कि अगर लाइट चली जाए या सिस्टम क्रैश हो जाए तो फाइल सिस्टम के करप्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि चेंजेस का रिकॉर्ड मेंटेन होता है पहले से। NTFS बड़े-बड़े वॉल्यूम्स और बहुत लार्ज फाइल्स को हैंडल कर सकता है, इसलिए परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों अच्छे मिलते हैं। कंपैटिबिलिटी में देखो तो विंडोज़ में फुल सपोर्ट है, लिनक्स और मैकओएस जनरली NTFS को रीड कर सकते हैं, लेकिन राइट सपोर्ट कुछ सिस्टम्स में लिमिटेड या एक्स्ट्रा ड्राइवर के थ्रू होता है। थर्ड है हमारा EXT2 और EXT3, जो मोस्टली लिनक्स सिस्टम में यूज होता है। EXT2 एक पुराना लिनक्स फाइल सिस्टम है, सिंपल है और उसमें जर्नलिंग नहीं होती। EXT3 बेसिकली EXT2 का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसमें जर्नलिंग ऐड कर दी गई थी, तो क्रैश के बाद रिकवरी फास्ट हो जाती है। ये फाइल सिस्टम लिनक्स के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, इसलिए परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी लिनक्स इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन विंडोज़ या नॉर्मल कंज्यूमर्स डिवाइस डायरेक्ट EXT2 और 3 को यूजुअली नहीं समझ पाते। हमारी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि चूजिंग द राइट फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस टाइप्स एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइल सिस्टम फॉर्मेट्स हमेशा सिचुएशन देखकर चूज करना चाहिए। अगर आप एक पेन ड्राइव बना रहे हो जो टीवी, कार सिस्टम्स, विंडोज सब में चलनी चाहिए, तो आप मोस्टली FAT32 प्रेफर करोगे, क्योंकि वो सब जगह कॉम्पैटिबल है, चाहे फीचर्स बेसिक ही क्यों ना हो। अगर आप विंडोज पीसी पे मेन हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर रहे हो जहां आपको सिक्योरिटी, परमिशंस, लार्ज फाइल्स और रिलायबिलिटी चाहिए, तो NTFS बेस्ट चॉइस होता है। अगर आप लिनक्स सर्वर या लिनक्स बेस्ड सिस्टम चला रहे हो, तो वहाँ EXT2 या 3 ये दोनों ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि वो लिनक्स के टूल्स हैं और यूटिलिटीज़ के साथ बेस्ट इंटीग्रेट होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें ये बात याद रखना कि डिस्क फाइल सिस्टम्स डिसाइड करता है कि स्टोरेज डिवाइस पर फाइल्स और फोल्डर्स का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। FAT32 ज़्यादा कॉम्पैटिबल लेकिन लिमिटेड, NTFS सिक्योर और पावरफुल मेनली विंडोज़ के लिए, और EXT2 या 3 लिनक्स के लिए ट्यून्ड होते हैं। और कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, डिवाइस किस टाइप का है और आपको किस लेवल की फाइल साइज, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी चाहिए। तो आइए अब एक-एक करके डिस्क फॉर्मेट्स के ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। वैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो तीनों फॉर्मेट्स के बता दिए हैं डिस्क फॉर्मेट्स के। अब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आइए उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला फाइल सिस्टम फॉर्मेट्स, दैट इज़ FAT32। सो इसमें फैट का मतलब क्या होता है? सो फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल 32। ये एक काफ़ी पुराना लेकिन अभी तक वाइडली यूज्ड फाइल सिस्टम है। स्पेशली यूएसबी ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, कैमरास, गेमिंग कंसोल्स और ऑलमोस्ट हर टाइप के पोर्टेबल डिवाइसेस में FAT32 ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉम्पैटिबिलिटी। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, टीवी, कार सिस्टम, म्यूजिक प्लेयर, गेमिंग कंसोल्स में सब FAT32 को इजीली रीड कर लेते हैं। इस वजह से जब हमें किसी डेटा को मल्टीपल डिवाइसेस में शेयर करना होता है, तो FAT32 बेस्ट चॉइस बन जाता है। तो अब हमारी स्लाइड में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो FAT32 की एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है कि ये मैक्सिमम फाइल साइज 4 GB तक का सपोर्ट करता है।
मतलब अगर आपके पास कोई 6 GB का मूवी फाइल है तो वो FAT32 पेन ड्राइव पर कॉपी नहीं होगा। इसके अलावा FAT32 का मैक्सिमम पार्टीशन साइज 2 TB होता है। ये नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक है, लेकिन सर्वर्स या लार्ज स्टोरेज के लिए सूटेबल नहीं है। FAT32 का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल और लाइट वेट होता है, इसलिए छोटे डिवाइसेस जिनके पास लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है वो इस फॉर्मेट को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी के साथ एक ड्रॉबैक भी होता है, FAT32 में जर्नलिंग नहीं होती। जर्नलिंग का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था कि क्रैश प्रोटेक्शन। तो अगर कॉपिंग के टाइम लाइट चली जाए या डिवाइस अनप्लग हो जाए तो FAT32 के करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही FAT32 में एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स नहीं होते, जैसे फाइल लेवल परमिशंस, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल। इस वजह से जहां सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो वहां FAT32 बेस्ट चॉइस नहीं मानी जाती। सो हमारी स्लाइड में एक यूज केस दिया हुआ है FAT32 को लेकर, जो बिल्कुल करेक्ट है कि FAT32 का बेस्ट यूज होता है रिमूवेबल स्टोरेज एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयरिंग, जैसे कि पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स, कैमरास, कंसोल्स और वो सब जगह जहां कॉम्पैटिबिलिटी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक इन शॉर्ट में समझ लो कि FAT32 एक सिंपल, लाइट वेट और हाईली कॉम्पैटिबल फाइल सिस्टम है। शेयरिंग के लिए बेस्ट, लेकिन लार्ज फाइल्स और एडवांस सिक्योरिटी के लिए सूटेबल नहीं है। तो यही था हमारा FAT32 का फुल कॉन्सेप्ट। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे NTFS के कॉन्सेप्ट पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट फाइल सिस्टम देखने वाले हैं, जो है आपका NTFS, जिसका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो हमारी स्लाइड में लिखा हुआ है कि NTFS मॉडर्न विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है, और ये बात बिल्कुल सही है। विंडोज़ की इंटरनल हार्ड ड्राइव्स, SSDs और सिस्टम पार्टीशंस ऑलमोस्ट हमेशा NTFS में ही फॉर्मेटेड होती है। सबसे पहले हमारी स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं पहले मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। सो हमारे भी स्लाइड में लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम फॉर मॉडर्न विंडोज सपोर्ट्स वेरी लार्ज फाइल्स एंड वॉल्यूम्स, जर्नलिंग फॉर क्रैश रिकवरी, फाइल इंक्रिप्शन, compression एंड परमिशंस, ACL बेस्ड सिक्योरिटी, हाईली स्टेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स। अब इन सब को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो NTFS का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये वेरी लार्ज फाइल्स और वेरी लार्ज ड्राइव्स को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपके पास 20 GB, 50 GB या 200 GB तक की भी फाइल हो तो NTFS उसको ईजिली स्टोर कर सकता है। इसी तरह मल्टी टेराबाइट ड्राइव्स भी NTFS में स्मूथली काम करती है। NTFS का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जर्नलिंग। जर्नलिंग का काम होता है सिस्टम क्रैश या सडन शटडाउन के टाइम आपकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करना। तो विंडोज़ जब किसी फाइल में चेंज करता है तो NTFS उस चेंज का शॉर्ट रिकॉर्ड पहले जर्नल में स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो डेटा करप्शन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ही कम हो जाती है। ये FAT32 के कंपैरिजन में NTFS को बहुत रिलायबल बनाता है। इसके बाद NTFS में आपको मिलते हैं एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे कि फाइल एन्क्रिप्शन, फाइल कंप्रेशन और डिटेल फाइल परमिशन। ये परमिशन ACL के थ्रू मैनेज होती है। ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL अलाउ करता है कि आप हर फाइल और फोल्डर के लिए एग्जैक्टली डिसाइड कर सको कि कौन रीड करेगा, कौन मॉडिफाई करेगा और कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये फीचर सर्वर्स, ऑफिस और मल्टी यूज़र सिस्टम में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं NTFS की स्टेबिलिटी के बारे में। सो NTFS लार्ज डेटा सेट्स, लार्ज एप्लीकेशंस, सिस्टम फाइल्स और मॉडर्न स्टोरेज डिवाइसेस के लिए हाईली स्टेबल माना जाता है। यही रीज़न है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंटरनल ड्राइव्स के लिए NTFS यूज़ करता है, ताकि स्पीड, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी सब मेंटेन रहें। सो अब हमारी स्लाइड में बेस्ट यूज़ दिया गया है NTFS का, जिसमें लिखा है कि इंटरनल विंडोज ड्राइव्स नीडिंग परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। और ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप विंडोज़ PC यूज़ कर रहे हो और आपको हाई सिक्योरिटी, लार्ज फाइल्स और रिलायबल परफॉर्मेंस चाहिए तो NTFS परफेक्ट चॉइस होता है। एक्सटर्नल शेयरिंग या टीवी, कार सिस्टम compatibility के लिए FAT32 बेटर होता है, लेकिन इंटरनल सिस्टम ड्राइव के लिए NTFS सबसे बेहतर है। सो इन शॉर्ट, NTFS पावरफुल, सिक्योर, लार्ज फाइल फ्रेंडली और विंडोज़ के लिए बेस्ट है। FAT32 से एडवांस्ड, स्टेबल और फीचर रिच है। सो यही था पूरा NTFS का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, डेट इज EXT2 और EXT3। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं लिनक्स के फाइल सिस्टम की EXT2 और EXT3 के बारे में। ये दोनों मेनली लिनक्स बेस्ड सिस्टम में यूज़ होते हैं।
सो हमारी स्लाइड में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आइए पहले उन्हें रीड कर लेते हैं। सो ext2 मीन्स सेकेंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, अर्ली लिनक्स फाइल सिस्टम, फास्ट बट नो जर्नलिंग, गुड फॉर लो रिसोर्स और फ्लैश बेस्ड स्टोरेज। और ext3 के लिए थर्ड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ext2 अपग्रेडेड विद जर्नलिंग इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी, बैकवर्ड compatible with ext2, suitable for stable लिनक्स इन्वायरमेंट्स। अब हम इनको पूरे को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ext2 की बात करते हैं। तो ext2 एक पुराना लिनक्स फाइल सिस्टम है जिसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और लाइट वेट है। ext2 में जर्नलिंग नहीं होती, इसलिए ये FAT32 की तरह क्रैश के टाइम कभी भी करप्ट हो सकता है। लेकिन एक एडवांटेज ये होता है कि जर्नलिंग ना होने की वजह से ext थोड़ा फास्टर काम करता है और उसका ओवरहेड कम होता है। इसी वजह से ext2 को कुछ स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे लो पावर सिस्टम्स, एम्बेडेड डिवाइसेस या फ्लैश स्टोरेज जहां परफॉर्मेंस और लो ओवरहेड इंपॉर्टेंट होता है। अब ext3 की तरफ आते हैं। ext3 बेसिकली ext2 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें जर्नलिंग ऐड की गई थी। जर्नलिंग ऐड होने का मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या मशीन सडनली ऑफ हो जाए तो फाइल सिस्टम्स करप्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और रिकवरी भी फास्ट होती है। ext3 की एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये ext2 के साथ बैकवर्ड compatible होता है, मतलब ext2 से ext3 में अपग्रेडेड करना ईजी होता है और ext2 के डेटा को ext3 बिना प्रॉब्लम हैंडल कर लेता है। ext3 को लिनक्स इन्वायरमेंट्स में स्टेबल और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता था, खासकर सर्वर्स और सिस्टम्स जहां कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती थी। आज मॉडर्न लिनक्स सिस्टम ext4 यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ext2 या ext3 का फाउंडेशन ही ext4 के डिज़ाइन में भी मिलता है। सो हमारी स्लाइड में एक बेस्ट यूज़ दिया गया है, आइए उसे रीड करते हैं। सो ext2 फॉर स्पीड एंड ext3 फॉर सेफर डेटा रिकवरी। और ये बात बिल्कुल करेक्ट भी है। सो शॉर्ट में आप ये याद रखो कि ext2 सिंपल है, लाइट वेट है और फास्ट है, लेकिन जर्नलिंग नहीं होती है। और ext3 जो है वो ext2 का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, सेफर वर्जन है, जिसमें हमारी सिर्फ जर्नलिंग ऐड हो जाती है। और ये जो दोनों ही ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए गए थे, ext2 एंड ext3। तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट ext2 एंड ext3 से रिलेटेड। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट 5 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से लेकर डिस्क फाइल सिस्टम तक इस पूरी यूनिट में हमने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है, एग्जांपल्स के थ्रू क्लैरिटी बिल्ड की है और सारी एल्गोरिथम्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन भी किया। मेरी साइड से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट के कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज ज़रूर करना, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना और एल्गोरिथम के हेड मूवमेंट कैलकुलेशन को खुद से सॉल्व करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजीली एग्जाम में लॉजिक याद रहेगा। आई होप आपको पूरी यूनिट क्लियरली समझ आई होगी, और अगर कोई छोटा डाउट भी रहा हो तो वीडियो को पॉज करके वापस सुन सकते हो या फिर अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसे सॉल्व करने का फुल ट्राई करूँगा। तो बस स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी यूनिट 5 ऑफिशियली एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।